नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रबोध आईएएस के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जिसमें हमने यूकेपीएससी के सिलेबस के बारे में चर्चा की थी, वहाँ हमने बात की थी कि जो है हम यूकेपीएससी के जो पीवाईक्यूज है उनको लगाएंगे और उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये पीवाईक्यू की एक सीरीज शुरू की है जिसका ये आज पहला पार्ट होने वाला है। और पहले पार्ट में हम जो 2024 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उस पेपर को यहाँ पे देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें ताकि जो है हमें भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो सबसे पहला प्रश्न है, जो प्रश्न पूछा गया था ये है आपके प्राचीन भारत के इतिहास से। प्राचीन भारत का इतिहास है और ये जो इम्पोर्टेंट बनता है कि कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। इसे ये समझ आता है कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है या किस लेवल तक आप तैयारी में जा चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि मिलिंद पन्होन महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है, यह किस भाषा में लिखा गया है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखे आपके पास संस्कृत, हिंदी, पाली और अरबी। वैसे तो मिलिंद पन्ह जो है पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और ये जो है एक बौद्ध ग्रंथ है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसकी जो रचना है ये नागसेन के द्वारा की गई थी। नागसेन द्वारा ये एक संवादात्मक ग्रंथ है। इसमें क्या है कि जो महाराजा मिलिंद है ये प्रश्न पूछते हैं और जो बौद्ध भिक्षु होते हैं नागसेन, ये जो है इनके प्रश्नों का जवाब देते हैं और इसी बेस पर जो है ये मिलिंद पन्ह लिखी गई है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पूछा गया है कि इसकी भाषा क्या है, तो इसको एक आप इसे याद रखने के कुछ तरीके हैं। हमें पहले तो पता होना चाहिए कि हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में शुरुआत कहाँ से करते हैं। हम जब भाषा की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता को छोड़ के हम आते हैं ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में जब आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हम इसको दो भागों में पढ़ते हैं, एक पूर्व वाला और एक है उत्तर वैदिक काल। एक है वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। जो वैदिक काल थी यहाँ पे थी आपकी लौकिक संस्कृत, यहाँ की जो भाषा थी यहाँ थी उत्तर संस्कृत की भाषा। संस्कृति से जो है आपके बाद उसके बाद प्राकृत भाषा की उत्पत्ति होती है इसी संस्कृत के बाद। फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं उसके बाद आता है पाली भाषा और यहाँ पे पाली भाषा का विकास होता है और पाली के बाद जो है आपके पास अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद अवहट और अवहट के बाद जो है आपकी प्रारंभिक जो हिंदी है उसका विकास होता है। तो ये जो 1000 ईस्वी के आसपास जो हिंदी का विकास होता है। और ये संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत जो है जो वैदिक काल है, वैदिक काल की भाषा संस्कृत थी और उसके बाद जैसे आपके महाजनपद काल आता है उस दौरान जो है ये प्राकृतिक भाषा मुख्य भाषा बनती है। उसके बाद नीचे जब जाते हैं हम मौर्य काल आता है और उसके अराउंड तक जो है पाली जो है प्राकृतिक भाषा का स्थान ले लेती है। और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसके बाद पाली के बाद अपभ्रंश आती है और काफी समय तक अपभ्रंश चलती है, फिर अवहट आती है, फिर ये बदलते बदलते फिर ये आपकी हिंदी तक बढ़ती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे मिलिंद जो है एक इंडो ग्रीक शासक थे। तो पहले हम समझते हैं इंडो ग्रीक का जो शासन रहा इंडिया में। तो जो इंडो ग्रीक है, अगर मैं इनकी बात करता हूँ इंडो ग्रीक की, तो ये जो है 189 ईसा पूर्व के आसपास जो है ये भारत में प्रवेश करते हैं। अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो मुख्य रूप से जो भारत के उत्तर पश्चिम की तरफ जब जाओगे तो यहाँ पे एक हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला है, श्रेणी है। इसी पर्वत श्रेणी के समय जो है एक जगह है बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में जो है ये इंडो ग्रीक लोग रहा करते थे, जिस कारण से इनको बैक्टीरिया शासक भी कहा जाता है। कई बुकों में आपको देखने को मिलता है बैक्टीरिया शासक। तो बैक्टीरिया जो है इंडो ग्रीक या फिर इनको हिंद यूनान भी कहा जाता है, इनको ही जो है ये कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि बात की थी कि इन्होंने 189 के आसपास जो है यहाँ पे
वो किया था पहला आक्रमण। तो यहाँ पे जो जब भारत में आए थे इंडो ग्रीक, तो ये 2 चरणों में आए। पहले चरण की बात करते हैं तो जो पहला चरण था 189 का, तो इस समय जो यहाँ पे आता है डेमोट्रियस। डेमोट्रियस जो है इंडो ग्रीक की यहाँ पे स्थापना करते हैं, और ये सबसे पहले जो है जो आपका सिंध और पंजाब का क्षेत्र है यहाँ पे आक्रमण करते हैं और सिंध और पंजाब के क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जो यहाँ पे सियालकोट है, सियालकोट को जो उस समय था शाकल, इसको जाना जाता था शाकल के नाम से, इसको क्या करते हैं ये अपनी राजधानी बनाते हैं। और जो डेमोट्रियस है ये कोशिश करता है कि उस समय को जो यहाँ पे थे शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग पर जो है डेमोट्रियस क्या करता है, अटैक करता है, लेकिन पुष्यमित्र शुंग जो है इसको आसानी से पराजित कर लेता है और यहाँ पे डेमोट्रियस पराजित होता है। उसके बाद अगर हम इस वंश की प्रमुख शासक की बात करते हैं, या फिर जो मिलिंद पनो है, ये इस वंश के जो प्रमुख शासक थे, है ना। तो मिलिंद पनो की अगर हम बात करें तो मिलिंद पनो जो है इनके बाद शासक बनते हैं, और ये इन्होंने भी जो क्या किया था, इसको पराजित करने की कोशिश की थी पुष्यमित्र शुंग को, लेकिन ये भी असफल हो जाता है और पुष्यमित्र शुंग जो है इसे पराजित करता है। अब यहाँ पे जो पुष्यमित्र शुंग है इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या है, एक तो सबसे पहले ये जो है जब इनको जो है नागसेन ने दीक्षा दी तो उसके बाद इन्होंने जो बौद्ध धर्म को अपना लिया था, है ना। इसके अलावा एक अन्य जो काम किया था इन्होंने जो सर्वप्रथम क्या है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के भी जारी किए थे, सोने के सिक्के, ये भी जो है पुष्यमित्र बोल रहा हूँ, ये मिनांडर ने जारी किए। उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं इनके जो सोने के सिक्के हैं, इनके साक्ष्य जो है हमको गुजरात का जो भड़ोच क्षेत्र है, भड़ोच क्षेत्र में जो है इनके सिक्कों के हमको साक्ष्य मिलते हैं। और इसी दौरान जो मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास भी हुआ है, और इसमें जो बनने वाली मूर्ति थी, इसमें जो सबसे पहले आपको जो बुद्ध भगवान है उनकी मूर्ति बनाई गई थी। इनमें जो जो आपकी गांधार शैली है, गांधार शैली का विकास भी जो है आपके इंडो ग्रीकों के द्वारा ही हुई है। और अगर हम बात करते हैं इसके जो अंतिम शासक थे जो प्रथम चरण में आए थे, वो थे हेलियोक्लिय, ये जो है इसके अंतिम शासक थे। अब दूसरी शाखा की बात करते हैं तो दूसरी शाखा में या जो द्वितीय चरण थे उसमें आए थे यूक्रेटाइडिस। इन्होंने जो है तक्षशिला में क्या है यूक्रेटाइडिस वंश की स्थापना की, और उसके बाद एक इसकी वंश के शासक थे कौन, आंतियाल ने क्या किया, अपने राजदूत, इनके राजदूत थे हेलियोडोटस, इन्होंने जो अपने राजदूत हेलियोडोटस को क्या करते हैं, जो शुंग राजा है भागवत उनके दरबार में भेजते हैं मित्रवत संबंध बनाने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये हेलियोडोटस है ये यहाँ पे भागवत धर्म से प्रभावित होकर क्या करते हैं, ये भागवत धर्म को अपना लेते हैं। और इन्होंने जो है इसी के उपलक्ष्य में जो है जो विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख है या गरुड़ ध्वज लेख है उसको लिखवाया था। और ये एकमात्र शासक है, शासक नहीं, एकमात्र राजदूत है जिसने जो है ये एक ये जो अभिलेख लिखवाया था, है ना। और इस वंश का भी अंतिम जो शासक था वो था हर्मियस। अब हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो ये ग्रीक आए थे इन्होंने क्या क्या देन है इनकी, या इनके समय में क्या क्या हुआ है, तो इसमें देखेंगे हम। तो सबसे पहले जो ये थे मिर्च के प्रेमी, मिर्च इनको बहुत पसंद थी, तो इन्होंने यहाँ पे जो है मिर्च को जो है यवन प्रिया कहा, है ना। यवन प्रिया अगर पूछा जाता है कि यवन प्रिया किसे कहते हैं, तो ये जो मिर्च के लिए इन्होंने यवन प्रिया शब्द का प्रयोग किया। और पहली बार जो है इन्होंने चित्रयुक्त सोने के सिक्के भी जारी किए। चित्रयुक्त सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है, हिंद यूनान को या फिर इंडो ग्रीक को। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो जो सोने के सिक्के थे इनको ड्रम नाम से
जाना जाता है ड्रम, है ना। इसके अलावा खगोल हो गया आपका, ज्योतिष हो गया, गणित है, और समय का की गणना, और ये सब जो है शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? इंडो ग्रीक को। इसके अलावा एक जो भारत में नाटक प्रथा है, नाटक प्रथा की शुरुआत भी इंडो ग्रीक ने की थी। और जो पर्दा प्रथा है, पर्दा को क्या बोलते हैं? यवनिका। इसकी शुरुआत भी जो है आपके इंडो ग्रीक ही करते हैं। इसके अलावा जो गांधार शैली है, जो मूर्ति निर्माण की क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो इसमें इसकी शुरुआत इनके द्वारा की जाती है। और इस शैली में जो पहली मूर्ति बनाई थी, मैंने बताया आपको, महात्मा बुद्ध की जो है पहली मूर्ति बनाई जाती है। तो ये था पहला हमारा प्रश्न। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शाहजहां से। यहाँ पे पूछा गया है कि शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा? तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, एक है दारा शिकोह, जो कि शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था, और दूसरा बी है शुजा, तीसरा है औरंगजेब, और चौथा है मुराद। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो ये है दारा शिकोह। दारा शिकोह को जो इन्होंने शाह इकबाल की उपाधि दी थी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा शाहजहां के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम शाहजहां की बात करते तो इसका जो कार्यकाल है ये आपका जो है 1627 से लेके 1657 ईस्वी तक जो है शाहजहां का कार्यकाल रहता है। और इसके जो बचपन का नाम है, इसके बचपन का नाम था खुर्रम। खुर्रम नाम से जो इनको बचपन में जाना जाता था। और अगर मैं इसके विवाह की बात करता हूँ तो विवाह हुआ था किससे? अर्जुमंद बेगम से। अर्जुमंद बेगम, जिसको जो बाद में मुमताज महल के नाम से जाना गया, मुमताज महल। और ये कौन थी? ये थी इनके जो पिता की शादी हुई थी नूरजहां। तो नूरजहां के जो भाई थे आसफ जहां, ये उसकी पुत्री थी, है ना। और जब ये मरती है तो इसी की याद में जो है ये ताजमहल बनाया जाता है। और ताजमहल में जो है इसकी कब्र है मुमताज महल की, है ना। और इस मुमताज महल की थी 14 संतानें। 14 संतानों में से जो है केवल 7 संतानें जीवित थी, है ना। 14 संतान में से 7 संतान जीवित रहे और 7 क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। जिनमें से अगर हम इन 7 को देखते तो एक थे दारा शिकोह थे, ये सबसे बड़े थे। दारा शिकोह के बाद थे शाह शुजा, और एक थे औरंगजेब। औरंगजेब के बाद थे मुराद बख्श। ये हो गए 1 2 3 4। पांचवें थे जहां आरा, और छठे थे रोशन आरा, और 7वें थे गोहर आरा। तो ये जो है शाहजहां के क्या थे? 7 पुत्र थे। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं शाहजहां के कुछ कार्यों को अगर हम देखें तो शाहजहां के द्वारा क्या किया जाता है यहाँ पे? सबसे पहले, अब यहाँ देखो, सबसे पहला कार्य तो इसने क्या किया? जो कर्मचारी थे, कर्मचारियों को पहले जो क्या था? वार्षिक वेतन दिया जाता था, है ना। कैसा दिया जाता था? वार्षिक वेतन। अब यहाँ पे जब शाहजहां क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं और कर्मचारियों को क्या करते हैं? ये मासिक वेतन देना शुरू करते हैं। मासिक वेतन की शुरुआत करते कौन? शाहजहां। इसके अलावा अगर हम इसके काल को मानते हैं तो जो शाहजहां का काल है, शाहजहां का जो काल है, इसको जो स्थापत्य काल का स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल माना जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। और इसके अलावा अगर हम और देखते हैं तो जो शाहजहां है इनके द्वारा और क्या क्या किया गया, तो उसमें सबसे पहले तो इन्होंने एक काम और किया, वो था राजधानी को चेंज करना। इन्होंने क्या किया? राजधानी पहले कहाँ थी? आगरा। तो इन्होंने राजधानी क्या की? आगरा से जो है कहाँ लेके आ गए? ये दिल्ली, है ना। दिल्ली को ये अपनी राजधानी बनाते हैं। और अगर हम इनके निर्माण कार्यों की बात करते हैं,
निर्माण कार्य, तो निर्माण कार्य क्या है कि इन्होंने एक तो ताजमहल का निर्माण करवाया, है ना। ताजमहल के अलावा जो आगरा का लाल किला है, आगरा का लाल किला, उसके अंदर है जो एक मस्जिद बना रखी, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। इस मोती मस्जिद का निर्माण भी जो है इनके द्वारा किया गया था। और एक लाहौर में शीश महल का निर्माण भी किया गया। इन सब स्थापत्यों के कारण जो है इनके काल को क्या है, स्वर्ण काल कहा जाता है स्थापत्य का। अब यहाँ पे इनके द्वारा क्या किया, जो लाल किला है, लाल किले में इनके द्वारा जो दो न्यायालय की स्थापना, एक दीवान ए आम के लिए और एक है दीवान ए खास, इसकी स्थापना की थी। अब यहाँ पे जो दीवान ए आम है, इसमें क्या था, इसमें जो है जो साधारण मुद्दे थे, साधारण मुद्दे उनको देखा जाता था, और जो दीवान ए खास है, इसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, महत्वपूर्ण मुद्दों को जो है देखा जाता था। इसके अलावा अगर हम शाहजहां की बात करते हैं, तो इन्होंने जो मयूर सिंहासन जो है, मयूर सिंहासन, इसको भी जो है शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, और मयूर सिंहासन पर जो कोहिनूर हीरा है वो लगाया गया था। और इन्होंने क्या किया, एक जो अकबर के द्वारा संवत चलाया गया था, इलाही संवत, इसको जो है इन्होंने हटा के दोबारा क्या कर दिया, इसकी जगह हिजरी संवत को या हिजरी कैलेंडर को जो शुरू किया इसने, हिजरी कैलेंडर। पहले हिजरी कैलेंडर था, फिर अकबर आए, उन्होंने जो है यहाँ पे क्या किया था, इलाही संवत शुरू किया था। फिर ये जब शाहजहां आते तो उसके बाद शाहजहां जो दोबारा से क्या करते हैं, हिजरी संवत को शुरू करते हैं। इसके अलावा जो अकबर के द्वारा जो एक तो झरों का दर्शन हो गया, और दूसरा था आपका तुलादान प्रथा, तुलादान प्रथा, इसको भी जो है क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसे शुरू किसने किया था, अकबर ने, और बंद किसके काल में होती है, ये शाहजहां के। ऐसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। और जीवित रहते हुए जो इसने क्या किया, जो अपने पुत्र हैं दारा शिको को जो इसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन बाद में क्या होता है, आप जानते ही हैं, जैसे ही बीमार पड़ते हैं तो एक अफवाह फैलती है कि जो शाहजहां है वो जो है मर जाते हैं या मृत्यु हो गई उनकी। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे उत्तराधिकार का युद्ध होता है, और यहाँ पे कितने पूरे 4 युद्ध लड़े जाते हैं। अब 4 युद्ध कौन से, एक तो आपका बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध जो है कहाँ है, ये है बनारस में। और ये युद्ध किस किस के बीच में होता है, वैसे तो ये होता है फरवरी में 1658 में, फरवरी 1658 में सबसे पहले होता है ये बहादुरपुर का युद्ध। और इस युद्ध में क्या होता है, जो दारा शिकोह के पुत्र होते हैं, सुलेमान शिकोह, जो कि एक बाद में यहाँ पे उत्तराखंड में भी आते हैं, इसके बारे में आपने सुना होगा, गढ़वाल में जब आए थे पृथ्वी शाह के समय। तो सुलेमान शिकोह क्या करते हैं, जो शाह शुजा होते हैं, शाह शुजा को जो पराजित करता है। फिर उसके बाद अप्रैल के महीने में, कौन सा, अप्रैल 1658 में जो है आपका औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच एक युद्ध होता है, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच युद्ध होता है। और इस युद्ध में भी जो है यहाँ पे जो दारा शिकोह है वो पराजित हो जाते हैं, और औरंगजेब क्या हो जाता है, इसमें विजित होता है। तो उसके बाद अगला आता है फिर सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। और जो सामूगढ़ का युद्ध है ये कहाँ होता है, आगरा में। और जो ये घरमट का युद्ध है 1658 में, ये यहाँ होता है, ये जो अप्रैल 1658 में होता है, ये था कौन सा, घरमट का युद्ध। देखो पहले हुआ था बहादुरपुर का युद्ध बनारस में, और घरमट का युद्ध हुआ था उज्जैन में, और सामूगढ़ का युद्ध हुआ था आपके आगरा में। और ये हुआ था कब, जून 1658 को। ये भी जो है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। इसमें क्या होता है, फिर से दारा शिकोह पराजित हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है देवराय का युद्ध, देवराय का युद्ध ये होता है अजमेर में, और ये होता है अप्रैल 1669 में। और यहाँ पे क्या होता है, दोबारा से औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें जो आपके जो दारा शिकोह हैं, दारा शिकोह को जो औरंगजेब मार देता है। और इससे पहले जो है जो शाहजहां होते हैं, शाहजहां को औरंगजेब क्या करता है, बंदी बना लेता है।
और वहीं पे जो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ये था यहाँ पे, ये वाला प्रश्न तो हमने कर लिया है। अब अगला जो प्रश्न है, ये वाला प्रश्न था, शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा? तो ये था दारा शिकोह। तो यहाँ पे हमने यहाँ शाहजहां के बारे में देख लिया, और जो यहाँ पे युद्ध हुए थे उसको भी हमने देखा है, इसकी पूरी डिटेल चेक की है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछ रहा है कि नीचे दिए गए बाबर के युद्धों का कालक्रम के अनुसार जो व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे कुछ युद्ध दे रखे हैं, एक तो है घाघरा का युद्ध, दूसरा है पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध, और तीसरा है चंदेरी का युद्ध, और चौथा है खानवा का युद्ध। अब यहाँ पे हम इसको समझेंगे तो उससे पहले हम थोड़ा सा बाबर के बारे में जान लेते हैं। बाबर की बात करते हैं तो जब ये दिल्ली आए थे, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बाबर के, जिसने भारत पे आक्रमण किया, उस समय से अगर माने तो 1526 से लेके 1530 तक जो हम इसका शासन मानते हैं। और इसने जो है भारत में क्या की, मुगल वंश की स्थापना, ये सब जानते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके बारे में देखें तो सबसे पहले क्या है, ये जो 11 वर्ष की उम्र में शासक बना था, है ना। और शासक कब बनाए थे? 1494 में। कहाँ का? फरगना। फरगना का ये 1494 में जो शासक बना था 11 वर्ष की उम्र में, और इसको जो है उपाधि दी गई थी मिर्जा की। मिर्जा की उपाधि से इसे सम्मानित किया गया था। फिर ये क्या करता है, 1501 में जो समरकंद को जीतता है, समरकंद को जीतता है। समरकंद के बाद फिर ये 1507 में क्या करता है, पादशाह की उपाधि लेता है ना, जिसको आप बादशाह भी बोलते हैं। फिर 1507 के बाद हम 1519 में चलते हैं, तो 1519 में क्या करता है, बाजोर अभियान करता है। और इस बाजोर अभियान में क्या है, ये जो भेड़ा का किला है, इस भेड़े के किले को क्या करता है, विजित करता है। और सबसे पहले जो यहाँ पे बाबर क्या करता है, बारूद का प्रयोग करता है, बारूद और गोले का प्रयोग। प्रश्न बनता है कि बारूद और गोले का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किस युद्ध में किया था? तो ये यहाँ पे कौन सा होगा, बाजोर अभियान में। फिर आता है ये उसके बाद यहाँ पे 1526 में इसके पास निमंत्रण आता है यहाँ से, किसका? एक तो पंजाब का सूबेदार होता है दौलत खान लोधी, एक तो ये है। इसके अलावा इब्राहिम लोधी के चाचा थे आलम खान और खान लोधी, और एक थे राणा सांगा। ये सब जो क्या करते हैं, बाबर को इनविटेशन देते हैं यहाँ पे इब्राहिम लोधी को पराजित करने के लिए, हराने के लिए। और ये इनको लगता था कि यहाँ पे बाबर आएगा, इब्राहिम लोधी को हराएगा और उसके बाद वापस चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब ये 1526 में पानीपत के युद्ध में पहुंचते हैं, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, इब्राहिम लोधी जो है इस युद्ध में मारा जाता है। और ये पहला दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक है जो किसी युद्ध में जो है वीरगति को प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे जब इनको लग रहा था राणा सांगा इनको कि ये जो है चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बाबर यहीं रुकता है। तो उसके पश्चात जो है यहाँ पे भी फिर 1527 में होता है आपका चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध होता है, और ये युद्ध होता है राणा सांगा के साथ में। अब यहाँ पे राणा सांगा के साथ में होता है कौन सा, खानवा का युद्ध 1527। अब देखो 1526 में हो गया पानीपत का, और 1527 में होगा आपका खानवा का। और चंदेरी का युद्ध होता है मेदिनी राय के साथ में, मेदिनी राय, और यही होता है कब, 1528 में। फिर उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो आता है घाघरा का 1529 में। ये होता है बाबर और किसके बीच में, अफगान सेना के मध्य। और फिर उसके बाद 26 दिसंबर को 1530 को जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला क्या है, पानीपत का युद्ध, दूसरा है खानवा का युद्ध, तीसरा है चंदेरी का युद्ध, और पांचवा है घाघरा। यानी 2 4 3 1, 2 4 3 1 कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पे देखना पड़ेगा 2 4 3 1, यानी ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है। यहाँ बात कर रहे हैं जियाउद्दीन बर्नी की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं, तारिक ए मुबारक शाही, बी है फतवा ए जहांगीरी, और सी है जैन उल अखबार, और डी है तारिक ए मोहम्मदी। तो यहाँ पे अगर हम जियाउद्दीन बर्नी की बात करते हैं सबसे पहले, तो जियाउद्दीन बर्नी का जो रहता है काल 1285 से लेके जो 1358 तक, यानी 1285 में जन्म होता है और 1358 में जो इसकी मृत्यु होती है। और ये जो विशेष करके मोहम्मद बिन तुगलक के समय और फिरोज शाह तुगलक के समय जो ये इसके दरबार में रहता है, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले ये लिखी कौन सी, तारीख है फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही जो इनके द्वारा लिखी जाती है। और ये इसमें क्या है, जो गुलाम वंश के शासक है बलवन जो थे वहां के सबसे प्रसिद्ध, तो बलवन के समय से लेके यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक तक का समय है। इस समय का पूरा इतिहास लिखा है किसमें, तारीख है फिरोज शाही में। फिर उसके बाद एक पुस्तक इनकी है फतवा ए जहांदारी, जो कि यहाँ पे दिया गया है। और ये फतवा ए जहांदारी जो है, इसमें मुस्लिम शासकों की राजनीति के बारे में जो बताया गया है, उनके आदर्श वगैरह इसमें जो इसका उल्लेख किया गया है, किसके द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी। इसके अलावा यहाँ पे एक बुक है तारिक ए मुबारक शाही। अगर तारिक ए मुबारक शाही की बात करते हैं तो इसकी जो रचना है, इसके जो लेखक है ये कौन थे, याहा बिन अहमद सरहिंदी। याहा बिन अहमद सरहिंदी की जो कौन सी रचना है, तारिक ए मुबारक शाही। और ये जो है आपके, अगर मैं इस रचना की बात करता हूँ तारिक ए मुबारक शाही, तो ये जो है मोहम्मद गोरी से लेके आपके जो सैयद वंश है, सैयद वंश के तीसरे शासक तक, यहाँ तक की जानकारी जो इस बुक में मिलती है, कौन सी वाली में, तारिक ए मुबारक शाही में। लेखक कौन है, याहा बिन अहमद सरहिंदी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक पुस्तक है जैन उल अखबार। अगर मैं इस जैन उल अखबार की बात करता हूँ तो इसके इसके जो लेखक है जैन उल अखबार के, ये है गार्दी जी। ये जो है इनकी रचना है जैन उल अखबार, किसकी, गार्दी जी। और इसकी अगर हम इस जैन उल अखबार की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से जो है पैगंबर जो है इनके मोहम्मद साहब, उनसे संबंधित है। और इसको जो इन्होंने 4 भागों में बांटा है, जिसमें इनके पैगंबर के उनके जीवन के बारे में है, इन इस्लाम धर्म के बारे में, इससे रिलेटेड जो है पुस्तक है जैन उल अखबार। इसके अलावा एक है तारिक ए मुहम्मदी। अगर तारिक ए मुहम्मदी की बात करते हैं तो ये जो है आपके मोहम्मद बिन मलिक बिहम्मद खानी के द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है, मोहम्मद बिन मलिक बिहद खानी। ये जो है इनकी रचना है। अगर इसकी भाषा पूछते कभी तो ये जो है फारसी में लिखी गई है। सॉरी, ये जो बता रहा था मैं थोड़ा सा उल्टा हो गया। यहाँ पे जो ये जो इस्लाम धर्म के शासक है कौन, मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब, तो उनके संबंध में ये तारिक ए मुहम्मदी है, ये मुहम्मदी है, याद रखना मुहम्मदी। और जैन उल अखबार की बात करते हैं तो ये जो किसकी है, जैन उल अखबार है आपके गार्दी जी की, ठीक है। और तारिक ए मुहम्मदी है मोहम्मद बिन मलिक बिहमद खानी के। और ये जो जैन उल अखबार है ये भी जो 11वीं शताब्दी की रचना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगला प्रश्न है अकबर को लेके। प्रश्न क्या है कि अकबर ने किस क्षेत्र के विजय को यादगार बनाने के लिए जो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे रखा है, ए सिंध, बी मुल्तान, सी उड़ीसा और डी है गुजरात। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा अकबर के बारे में जानेंगे, हालांकि इसका उत्तर तो आपका डी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अकबर के बारे में भी हम बढ़ते जाएंगे। तो ये थे यहाँ पे 1556 में जन्म होता है और 1605 तक जो है, सॉरी 1556 में शासक बनते हैं, 1605 तक जो है रहते हैं और 1605 में जो इनकी मृत्यु होती है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले 1555 में क्या होता है, इनको जो है, जो इनके पिता है हुमायूं, हुमायूं के द्वारा जो है अपना उत्तराधिकारी जो इनको
बनाया जाता है, ठीक है। और जो बैरम खान है, बैरम खान, इनको जो है ये इनका संरक्षक नियुक्त करते हैं अकबर का। फिर उसके बाद 1556 की बात आती है, तो 1556 में क्या होता है, पानीपत का दूसरा युद्ध। ये युद्ध किस किस के बीच में होता है, एक तो होता है बैरम खान और दूसरा होता है कौन, हेमू। यहाँ पे बैरम खान जो है अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था, तो यहाँ पे जो है ये हेमू को पराजित करता है, और यहाँ पे क्या है, बैरम जो है बैरम खान जो विजित होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो बैरम खान है ये अकबर को जो है अपने अधीन करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि अकबर मेरे अनुसार चले, लेकिन अकबर जो है धीरे धीरे समझ जाता है। इसलिए क्या करता हूँ, 1560 में जो है तिलवाड़ा का युद्ध होता है, तिलवाड़ा का युद्ध। और ये युद्ध किस किस के बीच में होता है, अकबर और हेमू के बीच में, नहीं सॉरी इसके, हाँ, ये बैरम खान को यहाँ पे जो पराजित करता है, और बैरम खान को ऑप्शन देता है कि या तो तुम एक सीमावर्ती क्षेत्र में भेजते कि वहां पे सूबेदार बन जाओ, या फिर हज की यात्रा पे निकल जाओ। तो यहाँ पे ये जो है, जो बैरम खान है ये हज की यात्रा पे जाना स्वीकार करते हैं। हालांकि रास्ते में जो इनकी हत्या कर दी जाती है, और अकबर क्या करता है, जो इनकी पत्नी होती है उससे जो है विवाह कर लेता है। फिर उसके बाद आते हैं, अब अकबर के बारे में थोड़ा सा और जान ले तो 1562 में क्या करते हैं, दास प्रथा का अंत करते हैं। दास प्रथा का अंत किया, और 1563 में क्या करते हैं, जो तीर्थ यात्रा पर कर लगाया गया था, उस कर को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। उसके अलावा अगर 1564 की बात करते हैं, तो 1564 में जो जजिया कर लगाया गया था, जजिया कर को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और फिर 1571 में जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना करते हैं, फतेहपुर सीकरी। और फिर यहाँ पे 1575 में जो है फतेहपुर सीकरी में क्या करते हैं, इबादत खाने की स्थापना करते हैं, इबादत खाने की स्थापना, जहां पर जो है धर्म से संबंधित क्या होती थी, चर्चा की जाती थी, है ना। और इसमें क्या था, विशेष करके बृहस्पतिवार का जो दिन होता था, बृहस्पतिवार के दिन जो है अकबर यहाँ पे बैठता था, और जो है क्या करता था, जो धार्मिक धार्मिक गुरु थे उनकी क्या करते थे, बातें सुनते थे और समझने की कोशिश करते थे। और फिर उसके बाद 1578 में जो इबादत खाना है ये सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। पहले सिर्फ ये एक धर्म के लिए था, उसके बाद जो ये सभी धर्मों के लिए 1575 में, ओ सॉरी 78 में खोल दिया जाता है। देखो 1575 में तो इबादत खाने की स्थापना करते हैं, 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करते हैं। फिर आता है 1579 का समय। 1579 में क्या करते हैं, मजहर की घोषणा कर देते हैं। मजहर का मतलब क्या होता है कि जितने भी धार्मिक मामले होंगे, धार्मिक मामलों में जो श्रेष्ठ कौन होगा, सबसे ऊपर कौन होगा, अकबर। यानी अकबर जो चाहे कर सकते हैं। तो ये 1579 में इन्होंने मजहर की स्थापना की थी, या मजहर की घोषणा की थी। फिर उसके बाद 1582 में ये अपना एक धर्म लेके आते, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही। और इसमें जो एकमात्र हिंदू जो है बिरबल इसको स्वीकार करते हैं। हालांकि ये धर्म आगे नहीं चला। इसमें जो अकबर ने क्या रखा था कि जो भी है स्वतंत्र रूप से इस धर्म को स्वीकार करना चाहता है, किसी पे जो है किसी प्रकार का दबाव नहीं है, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार जो है दीन इलाही को अपना सकते हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पिछले प्रश्न में पूछा गया था 1583 में क्या करते हैं, जो हिजरी संवत है उसकी जगह क्या करते हैं, इलाही संवत की शुरुआत करते हैं, इलाही संवत को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसी में है, अगर हम अकबर के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, तो इसके द्वारा सबसे लंबा जो शासन है ये भी अकबर का ही रहा है, 1556 से लेकर 1605, जो कि लगभग पूरे 50 वर्ष है पूरे मुगल काल में, सबसे अधिक जो इनका शासन है। और यहाँ पे आप देखते हैं इनकी जो मुद्रा प्रणाली है, इन्होंने जो है क्या किया है, सीताराम प्रकार के सिक्के चलाए, सीताराम, अरे राम सीता प्रकार के सिक्कों को जो इनके द्वारा चलाया गया था, जिसमें जो 1 रुपया का था, इसमें थे कितने, 40 दाम। लेकिन जो इससे पहले कौन थे, शेर शाह सूरी,
शाहसुरी, इनके 1 रुपया में था कितना, 64 दाम। अगर हम इनका सिक्कों को देखते हैं तो ये थे, एक तो वृत्ताकार सिक्के थे और एक थे आयताकार। जो वृत्ताकार थे इसको बोल देते इलाई, इलाई सिक्के, और जो आयताकार होते थे इसको बोल देते थे जलाली सिक्के। तो ये थे इनके सिक्के। अब देखते हैं हम इनके जो राजस्व प्रणाली है जिसको खराज कहा जाता था उसको भी देखते हैं। तो इसमें जो इनके जो कुछ प्रमुख शब्द है ये पूछे जाते हैं, जैसे जब्ती प्रणाली हो गई, जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली में क्या होता था, जो भूमि है भूमि के माप के आधार पर जो क्या है कर लगाया जाता था, यानी जितनी भूमि उतना अधिक कर। इसके अलावा एक था कनकूट। कनकूट में क्या होता था, इसमें जो उपज पर ध्यान दिया जाता था, यानी उपज के आधार पर जो है टैक्स लिया जाता था। अगर उपज कम हो रखी है तो कम कर लिया जाता था, लेकिन अगर उपज अधिक है तो फिर क्या है टैक्स अधिक लिया जाता था। इसके अलावा एक था आइन ए सहसाल। इसके अनुसार क्या था, पूरे 10 वर्षों का एक डाटा बनाया जाता था। जैसे 10 वर्ष है तो 10 वर्ष का पूरा औसत लेते थे कि जो है कितनी फसल हो रही है, तो उस बेस पर जो है कर लगाया जाता था। इसको बोलते थे आई ए सहसाल, और इसी के आधार पर जो है ये कर का निर्धारण करते थे। अब दूसरा, इन्होंने जो उपज के आधार पर भी जो है भूमि को 4 भागों में बांट रखा था। जितनी उपज उस आधार पर टैक्स भी लगाते थे। तो इसको अब कौन कौन से है भूमि, एक तो थी पोजल भूमि। पोजल भूमि ये कौन सी भूमि होती थी, जिसमें क्या है प्रतिवर्ष खेती होती थी, प्रतिवर्ष खेती होती थी, उसको बोलते थे पोजल भूमि। और एक होती थी प्रति भूमि। प्रतिभूमि क्या होती थी, जिसमें जो एक वर्ष खेती हो रही है, फिर अगले वर्ष का अंतराल लिया जाता था, फिर दोबारा अगले वर्ष की होती है खेती होती थी, तो इसको बोलते थे प्रति। पोजल क्या थी, जिसमें प्रतिवर्ष खेती हो रही है। तो ये 2 प्रकार हो गए। एक तीसरा था चाचर भूमि। चाचर भूमि क्या होती थी, जिसमें जो 4 साल के अंतराल में, 4 साल के अंतराल में क्या होती है खेती होती थी, यानी इस साल खेती हुई, फिर 4 साल बाद दोबारा खेती होगी, फिर 4 साल का गैप है, फिर 4 साल बाद फिर खेती होगी। तो इस प्रकार से इसको चाचर भूमि कहते थे। अब एक इसी में एक और थी होती बंजर भूमि। बंजर भूमि क्या थी, जिसमें जो है खेती नहीं होती थी। तो ये जो है 4 प्रकार से भूमि को इन्होंने बांटा हुआ था। ये तो किसके आधार पर, उपज के आधार पर। अब इसके अलावा लगान के आधार पर अगर हम देखें तो लगान के आधार पर भी जो इन्होंने भूमि को 4 भागों में बांट रखा था। अब वो 4 आधार कौन कौन से हैं तो उसको भी हम देखेंगे। तो इसमें एक थी सबसे पहले खालसा भूमि। कौन सी थी, खालसा भूमि। ये क्या होती थी, इसको बोलते थे सरकारी भूमि, जिस पे जो सरकार का अधिकार होता था उसको बोलते थे खालसा भूमि। और दूसरी थी जागी भूमि। और ये जागी भूमि क्या होती थी, जिस पे जो है मनसबदार जो भूमि है किसको दी जाती थी, मनसबदार को। मनसबदार को दी गई भूमि को क्या बोलते थे, जागी भूमि। और तीसरी थी पेबा की भूमि। और ये पेबा की भूमि क्या होती थी, जो कि क्या है सरकार के अधीन होती थी। अब यहाँ पे जैसे अगर ये लॉस हो रहा है तो उसमें जो है यहाँ से भरपाई की जाती थी पेबा की भूमि से। और एक चौथी प्रकार की थी मदद पाशा भूमि, जो विशेष करके जो दान में दी जाती थी, जो दान में दी जाने भूमि थी, इसको बोलते थे मदद पाशा भूमि। अब दूसरा देखो, इसके अलावा अकबर के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। एक इनके द्वारा जो इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। ये कहीं बार जो नाम पूछे जाते हैं कि कौन कौन जो इनके दरबार में 9 रत्न है। तो एक थे बिरबल, इनका नाम भी आप याद रखेंगे, बिरबल तो प्रमुख थे। इसके अलावा थे अबुल फजल। अबुल फजल भी जो इनके दरबार में थे, नौ रत्नों में शामिल। इसके अलावा तीसरे थे तानसेन। तानसेन के अलावा थे एक थे अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, खाने खाना। इसके अलावा एक थे मानसिंह, मानसिंह और राजा टोडरमल। टोडरमल इनकी जो है ये भूमि माप के लिए इनको जाना जाता है, राजा टोडरमल को। इसके अलावा एक फेजी थे। फेजी के अलावा हाकिम, हाकिम हुमाम, और एक थे आपके
मुल्ला दो प्याजा। अब इनका नाम मुल्ला दो प्याजा क्यों पड़ा? ये दरअसल क्या थे, जब भी खाना खाते थे तो खाना खाते हुए हमेशा 2 प्याज मांगता था खाने के साथ, इसलिए जो अकबर जी इसको मुल्ला दो प्याजा के नाम से बुलाया करता था। अब यहाँ पे एक चीज हमने और छोड़ दी है, वो है अकबर के युद्ध। ठीक है, इन्होंने जो अकबर ने कौन कौन सी युद्ध लड़े, इसके अलावा इनकी जो मनसबदारी व्यवस्था है जिसमें अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मनसबदारी व्यवस्था क्या है? दरअसल मनसबदारी जो एक प्रकार की क्या है, सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसमें क्या है इन्होंने क्या कर रखा था कि देखो, राजा के पास अगर पूरी सेना दरबार में रही तो फिर इनकी देखभाल करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, व्यवस्थाएं अव्यवस्थित होती थी। तीनों ने क्या किया, मनसबदारी व्यवस्था बनाए। ठीक है, अब इसमें क्या था, जो मनसबदार थे इनको क्या कर देते हैं, अपने पास जो है सैनिक, एक तो पैदल सैनिक रखने पड़ देते हैं और दूसरे क्या रखने पड़ देते हैं, घुड़सवार, जो घोड़े चला देते हैं घुड़सवार। और जो पैदल सैनिक थे इनकी जो आय थी वो थी 3 रुपया प्रति माह, और इनको मिलता था 25 केजी प्रति माह। ठीक है, तो जो मनसबदार है इनकी भी अलग अलग श्रेणियां थी, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3। जो ये एक श्रेणी थे, प्रथम श्रेणी के जो सबसे बड़े मनसबदार हुआ करते थे, ये मध्यम श्रेणी के थे, ये उससे सबसे कम वाले थे। तो जो सबसे उच्च वाले थे इसमें जो है आपके 12,000 के आसपास सैनिक रख सकता था ये। और जो ये दूसरी श्रेणी में था मध्यम श्रेणी, ये जो है 7,000 के आसपास सैनिक रख सकता था। और जो ये थर्ड श्रेणी का था इसमें जो है 10 से 20 सैनिक रखने आवश्यक होते थे। अब जब भी जो है राजा को जरूरत पड़ रही है सेना की, कहीं अभियान में जाना है, तो ये मनसबदारों को बोलता था, तो मनसबदार जो है अपने सैनिकों को लेके राजा के पास पहुंचता था। उसके बाद जो है ये युद्ध के लिए जाते थे या किसी अभियान पर जाते थे। तो यहाँ पे अब जब अभियान की बात आ गई है तो सबसे पहले हम इनके सैन्य अभियान भी देख लेते हैं। तो 1559 में जो है क्या करते हैं, ग्वालियर अभियान करते हैं। ग्वालियर अभियान हो गया 1559 में। और 1560 में जो है ये जौनपुर अभियान करते हैं। और 1561 की बात करते हैं तो ये चुनार और मालवा अभियान करते हैं। 1562 में जो ये आमेर पर आक्रमण करते हैं। और जो आमेर के राजा भारमल होते हैं ये जो है अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं, और जो अपनी पुत्री होती है इनकी जोधा भाई का विवाह जो है ये अकबर से करवा देते हैं। फिर 1567 में क्या करते हैं ये मेवाड़ का अभियान करते हैं। फिर दोबारा जो है 1576 में दोबारा जो मेवाड़ पर अभियान करते हैं। फिर उसके बाद 1572 में क्या करते हैं, गुजरात पर अभियान करते हैं। और वापस लौटते ही जो गुजराती इनकी अधीनता अस्वीकार कर देते हैं। और यहीं पे जो पहली बार अकबर जो समुद्र को देखता है। ठीक है, और फिर ये क्या करता है, दोबारा वापस आता है। तो 1576 में जो ये दोबारा जो है गुजरात पर अटैक करता है और इनको पराजित करता है। और इसी की विजय में जो यहाँ पे क्या करता है ये जो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सिकरी में, बुलंद दरवाजे क्या करता है ये निर्माण करवाता है। फिर आगे बात करते हैं 1576 में जो ये बिहार और बंगाल को भी जो है मुगल साम्राज्य में ला लेते हैं। फिर 1581 की बात करते हैं तो यहाँ पे काबुल अभियान करते हैं। उसके अलावा 1586 में जो ये कश्मीर का अभियान करते हैं। और 1595 की बात करें तो ये जो कंधार है, कंधार हो गया, बलूचिस्तान हो गया, इस क्षेत्र को जो विजित करते हैं। तो ये जो है अकबर के महत्वपूर्ण अभियान थे। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो यहाँ देखो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये सब जानते हैं। इसकी जो स्थापना की थी ये की थी किसने, हरियर और बुक्का ने। अब यहाँ देखो हरियर और बुक्का ये थे, इन्होंने जो क्या किया, संगम वंश की स्थापना की। और संगम वंश की स्थापना करने के बाद यहाँ देखो 1336 में आते हैं और विजयनगर साम्राज्य में क्या करते हैं, संगम वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो शासन चलाना शुरू करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इनके संगम वंश के बाद अगला है जो ये सालू वंश आता है। फिर इसका शासन चलता है। फिर आता है तुलु वंश। तुलु वंश में जो एक प्रमुख शासक होते हैं कृष्णदेवराय, यहाँ पे पूछा भी है, कृष्णदेवराय देवी रखा है।
तो ये जो कृष्णदेवराय है ये काफी प्रतापी शासक थे, या कह सकते सबसे शक्तिशाली शासक थे अपने दौर के। तो यहाँ पे तुलु वंश की अगर मैं स्थापना की बात करता हूँ तो वीर नरसिंह के द्वारा जो तुलु वंश की स्थापना की जाती है। लेकिन जो कृष्णदेवराय थे ये जो है प्रमुख शासक थे। तो सबसे पहले तो इन्होंने बात करते तो जो रायचूर है, रायचूर दोआब, इसको जो है अपने शासन में मिला दिया, या इस पे जो है इन्हें क्या कर दिया, अधिकार कर दिया। इसके अलावा एक अच्छे खासे विद्वान भी थे, इनके द्वारा जो है आमुक्त माल्यदा, ये जो एक तेलुगु भाषा का ग्रंथ है आमुद माल्यदा, इसकी जो इनके द्वारा रचना की गई थी। और इसके अलावा इन्होंने जो एक नागलपुर शहर है, इस शहर की स्थापना भी जो है कृष्णदेवराय के द्वारा की गई थी। और अगर मैं पूछूं तो जो इनका दरबार है, इनके दरबार में जो अष्ट दिग्गज रहा करते थे, ये प्रश्न काफी बार पूछता है। इसके अलावा इन्होंने जो नागलपुर शहर बसाया था, यहाँ पे जो विट्ठल स्वामी का मंदिर, इसके अलावा हजारा मंदिर का निर्माण भी जो इनके द्वारा कराया गया था। और इनके दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार रहते थे, लक्ष्मीधर, ये जो है इनके दरबार में एक प्रमुख संगीतकार थे। एक इन्होंने जो है 1520 में एक अभियान किया था गोलकुंडा पर, और यहाँ पे जो गोलकुंडा को पराजित करके क्या किया इन्होंने, वारंगल पर जो है अधिकार कर लिया था। उसके पश्चात जो 1529 में इनकी मृत्यु होती है, और इनकी मृत्यु के बाद जो अच्युत राय जो है अगले शासक बनते हैं, या इनके उत्तराधिकारी बनते हैं। और इन्होंने क्या किया, इनकी भी एक प्रमुख उपलब्धि है, इन्होंने क्या किया, जो प्रांत है, प्रांतों पर नियंत्रण के लिए जो है एक महामंडलेश्वर नामक एक पद बनाया, जो प्रांतों पर नियंत्रण रख सके। अब आएगा अगला प्रश्न नंबर 7, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ये जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में शिक्षाएं चलाई गई थी, शिक्षा से संबंधित जो भी आयोग थे उससे संबंधित है। तो प्रश्न क्या है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, और आपका पहला है मैकाले का स्मरण पत्र, जो कि 2 फरवरी 1835 को आया था। दूसरा है शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच 1854, और तीसरा है हंटर शिक्षा आयोग, और पांचवा है हरटोंग समिति 1929 की। तो इसका तो वैसे आंसर तो हंटर आयोग है, हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 का ये। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो हम समझते हैं मैकाले के वुड्स डिस्पैच को, मैकाले का स्मरण पत्र क्या है। तब यहाँ देखो सबसे पहले क्या होता है, 1813 में जब ये 1813 का जब एक्ट आता है, तो शिक्षा के लिए जो 1 लाख रुपए का प्रावधान करते हैं बजट में, कि हम जो भारत में शिक्षा का विकास करेंगे, है ना। उसी के तर्ज पर जो 1835 में जो ये मैकाले क्या करता है, ये शिक्षा का माध्यम को लेके एक विवाद रहता है कि जो शिक्षा है उसका माध्यम क्या रखा जाएगा, है ना। तो इसके लिए जो ये समिति बनाई जाती है, और यहाँ पे जो 2 मतभेद थे, एक थे प्राच्यवाद बनाम पाश्चात्यवाद। प्राच्यवाद मतलब था जो हमारी आपकी हिंदी या अरबी भाषा है उसको जो है यहाँ की जो शिक्षा है उसकी प्रमुख भाषा बनाया जाए। लेकिन जो पाश्चात्य वाले थे वो चाहते थे कि अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। अब लेकिन अब जो ये स्पेशली शिक्षा को लेके आ रहे थे ये अंग्रेज, इसका मुख्य प्रावधान क्या था, इनको अपने नीचे बाबू बनाना जो कि इनके लिए काम कर सकें। तो उसके लिए क्या चाह रहे थे कि इनकी भाषा हो, तो इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, है ना। और जो ये इसलिए जो माना जाता है ये वाला। उसके बाद आता है शिक्षा का वुड्स एजुकेशन डिस्पैच जो कि 1854 का है। तो ये क्या है, उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, कंट्रोल के अध्यक्ष थे, वो थे चार्ल्स वुड्स डिस्पैच। इनके द्वारा जो उस समय गवर्नर थे इंडिया में, गवर्नर जनरल, वो थे आपके डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी को जो एक विस्तृत सुझाव पत्र दिया था, जिसमें जो इन्होंने भारत में क्या है, अंग्रेजी शिक्षा को जो है आधुनिक शिक्षा का
यहाँ पे सॉरी, जो इस प्रश्न का उत्तर है ये शिक्षा का वुड्स डिस्पैच है ना 1854। मैग्ना कार्टा पूछा इन्होंने। हाँ, अंग्रेजी शिक्षा में व्यवस्था का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या है, ये हंटर शिक्षा आयोग नहीं है, ये क्या है, शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच 1854। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये भारत में अब देखो एजुकेशन को सुधारने पर काम करते हैं कि जो एजुकेशन को कैसा बेहतर बनाया जाए। ठीक है, और इसमें क्या है, एक व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली बनाई जाती है जिसमें क्या है, प्राथमिक शिक्षा से लेके जो है उच्च स्तरीय शिक्षा तक जो है शिक्षा को सुधारने को या सुव्यवस्थित करने का प्रयास जो है वुड्स डिस्पैच में कहा जाता है। और इसके अलावा क्या करते हैं, यहाँ पे जो लंदन विश्वविद्यालय है इसके तर्ज पर जो है 1857 में आपके, एक तो कलकत्ता में, ठीक है, इसके अलावा आपके बम्बई में और एक मद्रास में, यहाँ पर जो विश्वविद्यालय खोलते हैं इसी वुड्स डिस्पैच के तहत, इसीलिए जो इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। और क्या करते हैं, प्रत्येक प्रांत में जो है एक शिक्षा विभाग की स्थापना भी करते हैं। दूसरा जो है ये निजी मिशनरियां हैं, ठीक है, और अन्य जो निजी स्कूल है उनको क्या करते हैं, ये शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इनको जो है सरकारी वित्त देने की भी जो है इस वुड्स डिस्पैच में बात की जाती है, जिससे कि जो है अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। तो ये यहाँ की इस वुड्स डिस्पैच एजुकेशन की जो सबसे मुख्य विशेषता है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनको भी जो है शिक्षा दी जाए, इसके अलावा जो है व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाए, ये जो है इसके मुख्य पॉइंट थे। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट लिखा था, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत को जो है इन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। अधोगामी निस्यंदन क्या है, इसमें क्या था कि जी आप पहले ऊपर के लोगों को जो एजुकेशन दो, है ना, जैसे ही ऊपर के लोगों को एजुकेशन मिलेगा तो नीचे के लोग जो है स्वतः ही क्या हो जाएंगे, इसके धीरे धीरे इनके टच में आते हुए एजुकेशन लेंगे। यानी ये समझो कि ये छलनी है, इसमें आप पानी डालो तो पहले पानी ऊपर जाएगा, उसके बाद ये पानी नीचे जाएगा और नीचे के लोगों तक जो है पानी पहुंचेगा। तो इसको बोलते थे अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत। तो इन्होंने जो इस सिद्धांत को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, और इन्होंने यहाँ क्या कहा, जन शिक्षा की बात की, जन शिक्षा की, यानी जो सबको जो है शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, न कि किसी विशेष वर्ग को। ठीक है, उसके बाद आता है हंटर शिक्षा आयोग, जो कि क्या है 1882 और 83 में है। ये इसे जो है भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, और इसका जो गठन है वो रिपन के काल में हुआ था 3 फरवरी 1882 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये जो हंटर है जिनका पूरा नाम था विलियम विल्सन हंटर, और ये थे 20 सदस्य प्लस एक में ये अध्यक्ष, तो टोटल 21 थे, जिसमें जो है 7 सदस्य भारतीय भी शामिल थे। और इसका जो उद्देश्य था ये क्या था, जो ये अभी जो ये वुड्स डिस्पैच आया था इसकी समीक्षा करनी थी, है ना, और इसका गहराई से विश्लेषण करना था, और जो क्या सुधार किए जाए इस पर जो है ये जो हंटर शिक्षा आयोग है इसकी क्या है स्थापना की गई थी, इसका गठन किया गया था। और इसमें ये कहा गया कि जो स्थानीय भाषा है, स्थानीय भाषा को जो है बढ़ावा दिया जाए शिक्षा में। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य शिक्षा में कमियां हैं उनको दूर करने के लिए जो है ये हंटर शिक्षा आयोग लाया गया था। उसके बाद आता है 1929 का समय, उस समय जो है हर्टोंग समिति का गठन किया जाता है, और ये जो है आपके फिलिप जोसेफ हर्टोंग की अध्यक्षता में इसका गठन करते हैं, जो कि जो आपके साइमन कमीशन के द्वारा नियुक्त होती है। ठीक है, नियुक्त समिति है, और इसका मुख्य उद्देश्य भी क्या था, एक तो यहाँ पे सर्वेक्षण करना, ठीक है, शिक्षा को लेके, और शिक्षा के स्तर की जांच करना, और उसमें सुधार की जो है इनके द्वारा सिफारिश करनी थी कि किस प्रकार से जो है और सुधार किया जाता है। तो उसके लिए जो है इसका गठन किया गया था, इस समिति को जो है बनाया गया था। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था। प्रश्न नंबर 8 है अलीगढ़ आंदोलन। तो अगर हम अलीगढ़ आंदोलन की बात करते हैं तो ये आंदोलन जो है 1875 में शुरू होता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कौन करते हैं, सर सैयद अहमद खान जो इसकी शुरुआत करते हैं। और इसका जो प्रारंभिक लक्ष्य क्या रहता है कि भारतीय मुसलमानों के सामाजिक, ठीक है,
शैक्षिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए जो है कार्य किया जाए, उसके लिए जो है ये अलीगढ़ आंदोलन शुरू करते हैं। और ये आंदोलन जो है आपके उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से प्रारंभ किया जाता है, ये इसका जो है मुख्य केंद्र रहता है। लेकिन बाद बाद में जो है ये स्पेशली जो मुस्लिम के उसमें चला जाता है, ये बाद में जो ये एक जो हिंदू विरोधी काम बोल सकते हैं, या फिर स्पेशली मुस्लिमों के लिए काम करना। तो इसमें क्या है, परंपरागत मुस्लिम शिक्षा में सुधार का प्रश्रय देना, या भारत में धार्मिक आधार पर मुस्लिम राज्य की स्थापना करना, वैज्ञानिक शिक्षा को भारत में मुस्लिमों के बीच प्रश्रय देना। तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, यानी ये है इसका, ठीक है, पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच प्रश्रय देना। ये जो अलीगढ़ जो आंदोलन था इसका मुख्य मुख्य लक्ष्य था, है ना। अगला है बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं चार। एक तो मैडम कामा, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, और ऑप्शन डी है आपके पास सुचिता कृपलानी। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो जो यहाँ पे जो बीएचयू है, पहले ये बनारस सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय था, जिसको बाद में बीएचयू बनाया जाता है मदन मोहन मालवीय की मदद से, सहयोग, मतलब जिसमें उनके मदन मोहन मालवीय की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हालांकि इसको जो एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर हम एनी बेसेंट की बात करते हैं, एनी बेसेंट जो है ये 1 अक्टूबर 1847 से 20 सितंबर 1993 तक, यानी 1993 में जो इनकी मृत्यु हुई थी एनी बेसेंट की। और ये जो एक प्रख्यात वहाँ ब्रिटिश की समाज सुधारक महिला थी ये एनी बेसेंट। इसके अलावा इन्होंने जो है महिला अधिकारों के का समर्थन किया, इसके लिए कार्य किया, और इन्होंने जो भारतीय स्वतंत्रता में जो अंग्रेजी सॉरी भारतीय जो स्वतंत्रता में इन्होंने जो अग्रणी भूमिका निभाई थी। और 1917 में जो ये पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षा बनी, और ये पहली महिला है जो कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की जिसने। उसके अलावा 1889 में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल हुई, और 1916 में जिनके द्वारा ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना भी की गई थी। और 1998 में जो ये क्या करते हैं, इसकी जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है इसकी स्थापना करते हैं, जो कि बाद में क्या हो जाता है बीएचयू। इसके अलावा इन्होंने एक काम और भी किया था, वो क्या था, भागवत गीता को जो है अंग्रेजी में अनुवादित किया था। अगर इनकी प्रमुख पुस्तकें पूछी जाती है तो इनकी प्रमुख पुस्तकों की अगर हम बात करें तो उसमें एक है आपकी हाउ इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम, हाउ इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम, ये जो इनकी रचना रहती है। इसके अलावा इंडिया अ नेशन, ये भी जो है इनकी रचना है। और 20 सितंबर 1933 को जो है मद्रास में निधन होता है, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, ये 20 सितंबर 1933 है, ठीक है, 93 नहीं हो उतने देर तक वो कहाँ से रहेगी। अगली है सुचिता कृपलानी। अगर मैं सुचिता कृपलानी की बात करता हूँ तो सुचिता कृपलानी जो है ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में। और इन्होंने जो है कब से, अगर हम सुचिता कृपलानी की बात करते हैं तो ये जो है आपकी चौथी महिला मुख्यमंत्री रही, सॉरी प्रथम महिला मुख्यमंत्री और यूपी की चौथी मुख्यमंत्री जो एक सुचिता कृपलानी है। अगर इनकी बात करते हैं तो इनका जो जन्म है ये हुआ था 25 जून 1908 को अम्बाला में, और बीएचयू में जो ये प्रोफेसर रही। इसके अलावा 1942 में जो ये भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई, और 1944 में जो है इनको गिरफ्तार किया गया था, और 1945 में जो है 1945 में जो ये जेल से रिहा हुई थी।
यहाँ पे दो महिलाएं और भी छूट गई है। एक तो मैडम कामा, जिनको जो है मैडम भिखाजी कामा के नाम से जानते हैं। मैडम भिखाजी कामा, ये जो है भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है इनको। भारतीय क्रांति की जननी कौन है, अगर प्रश्न आता है तो ये कौन हो जाएगी, मैडम भिखाजी कामा। और इन्होंने जो इनके नाम एक प्रमुख उपाधि है, ये पहली महिला है या पहली व्यक्ति है जिन्होंने जो विदेशी धरती पर क्या है, भारतीय झंडे को फहराया था। अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो 1861 में जो मुंबई में इनका जन्म होता है और 1885 में इनका विवाह होता है रुस्तम कामा से। लेकिन ये जो है अंग्रेजों के हितैषी थे, तो जिस कारण जो है ये ज़्यादा इनके बीच में रह नहीं पाते एक दूसरे के साथ। उसके बाद जो है ये सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेती है। और एक इनका दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है वो 1896 में जब मुंबई में प्लेग फैला था, तो उस समय जो है इन्होंने अपनी चिंता किए बगैर जो है वहाँ पे लोगों की मदद की और लोगों को जो काफ़ी लोगों को जो इससे बचाने में अपना इन्होंने योगदान दिया था। इसके अलावा अगर हम सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू जो है 13 फरवरी से 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म हुआ था और 2 मार्च 1949 को जो इनकी मृत्यु होती है। ये जो है संयुक्त प्रांत की प्रथम राज्यपाल है, प्रथम राज्यपाल महिला, ठीक है। और अगर इनके बारे में और जाने तो 1925 में इन्होंने जो कांग्रेस का अधिवेशन है जो कि आपके कानपुर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की। और ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो 1925 में पहली बार अध्यक्षता करते हैं और 1930 में जो है गांधी जी के साथ जो दांडी मार्च जाते हैं। और इसके अलावा 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसमें जो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब अगला प्रश्न है और आज का ये लास्ट प्रश्न है, आज हम इसको देखेंगे, उसके बाद हम अगले जो 10 प्रश्न है वो अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि जो राजा राम मोहन राय है, इनके विचारों को प्रसारित करने के लिए जो 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये पूछ रहा है कि इसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है ईश्वर चंद विद्यासागर, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है बाल शास्त्री जाम्बेकर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका देवेंद्रनाथ टैगोर। लेकिन इससे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं तत्वबोधिनी सभा की, तो देखो यहाँ पे 6 अक्टूबर 1839 को तो इसकी स्थापना करते कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर। और इसका प्रारंभिक नाम क्या होता है, तत्वरंजिनी सभा। ये जो है किसका नाम है, तत्वबोधिनी सभा का पहला नाम क्या था, तत्वरंजिनी सभा। और 1859 में जो है इसको ब्रह्म समाज में विलय कर दिया जाता है ना। अगले हैं यहाँ पे हमारे पास है ईश्वर चंद विद्यासागर है। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनका जो जन्म है ये होता है 26 सितंबर 1820 को और 29 जुलाई 1891 को जो इनकी मृत्यु होती है। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो ये जो बंगाल के महान दार्शनिक के रूप में इनको जाना जाता है। ये एक अच्छे खासे शिक्षाविद थे, इसके अलावा एक समाज सुधारक थे और एक प्रख्यात लेखक थे। और इन्होंने जो बंगाल में पुनर्जागरण में जो यहाँ पे बंगाल में पुनर्जागरण हुआ था, उसमें जो मुख्य स्तंभ जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को माना जाता है। और इसीलिए जो इनको जो है संस्कृत कॉलेज के द्वारा जो विद्यासागर है ये उपाधि जो दी गई थी। इसके अलावा इनकी अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो आपका जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है 1856 का, इसमें इसको लागू कराने में जो इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा इन्होंने जो हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम था जो इसी संबंधित इसकी जो इसको लागू कराया। और 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना भी जो ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा की गई है। 35 बालिका विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने जो कुप्रथाएं थी बहुत सारी, जैसे बाल विवाह हो गया, ठीक है, सती प्रथा हो गई, या अन्य प्रकार की जो कुप्रथाएं थी उनका जो इन्होंने खुल के विरोध किया था।
है ना। अगले है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के बारे में तो बहुत कुछ है, पर हम अगर लिमिट में देखें तो एक तो इनका अगर हम बात करते हैं जन्म की, तो 20 फरवरी 1812 को इनका जन्म होता है और 17 मई 1846 को जो इनका निधन होता है। एक कम उम्र, क्या बोलते हैं कि एक कम उम्र में जिन्होंने इतना सारा कार्य किया, विशेष करके जो ये एक समाज सुधारक थे और महान हिंदू दार्शनिक इनको कहा जाता है। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, और 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। सॉरी, ये मृत्यु 1883 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया। 1883 में मृत्यु होती है, 1812 में जन्म होता है, ठीक है। 1875 में जो ये क्या करते हैं, आर्य समाज की स्थापना करते हैं। वहीं अगर हम बाल शास्त्री जाम्बेकर की बात करते हैं, तो बाल शास्त्री जाम्बेकर जो है 20 फरवरी 1812 को इनका जन्म होता है। ये फिर गलत हो गया ऊपर वाला। दयानंद सरस्वती 1824 है। और बाल शास्त्री जाम्बेकर की बात करते हैं तो इनका 1812 में जन्म हुआ था और 17 मई 1846 को इनका निधन हो गया था। मैंने उल्टा बताया था आपको। ये जो है मराठी पत्रकारिता का जो इनको जनक माना जाता है, बाल शास्त्री जाम्बेकर को, ठीक है। इनके द्वारा अगर हम बात करते हैं बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा, तो इन्होंने जो 1832 में आपके जो दर्पण नामक एक मराठी और अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन किया और 1840 में जो इनके द्वारा दिग्दर्शन नाम से एक मासिक पत्रिका को शुरू किया गया था। और 1845 में जो बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी की स्थापना की थी, जो जिन बच्चों को जो बुक्स वगैरह नहीं मिल पाती थी, तो उनको उनके लिए जो सुविधा के लिए जिनके द्वारा ये बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी की स्थापना बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा की गई थी। अब एक हमारे जो महान छूट गए हैं ऊपर, राजा राम मोहन राय। अगर हम इनकी बात करते हैं राजा राम मोहन राय की, तो इनको जो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। दूसरे आधुनिक भारत का जनक भी जो इनको कहा जाता है। इनको जो अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि से नवाजा गया था। इसके अलावा अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनको जो है 14 भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें से मुख्य रूप से संस्कृत हो गई, फारसी है, अरबी हो गई, अंग्रेजी हो गई, और बांग्ला हो गई, ग्रीक हो गई, लैटिन हो गई। इतनी सब भाषाओं का जो इनको क्या था, ज्ञान था। इसके अलावा इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जो 1829 में जो इसको प्रतिबंधित करवाया था। और 1820 में जो कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। इसके अलावा बाल विवाह, विधवा बहु विवाह हो गया, ठीक है, विधवा विवाह हो गया, और जो पर्दा प्रथा है, इन सब का जो इन्होंने खुल के विरोध किया था। इसके अलावा जो भारतीय प्रेस है, इनको जो भारतीय प्रेस का जनक भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हमने जो 10 प्रश्न लिए हैं और 10 प्रश्नों को जितना हो सकता था उतना हमने डिटेल में इनकी चर्चा की है। और अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आगे के 10 प्रश्नों को देखेंगे और इसी आधार पर जो हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इतना लॉन्ग ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उस हिसाब से जो वीडियो छोटी बनाएंगे और कम कम जो चीज़ों को लेके चलेंगे, कम पॉइंट लेंगे। हालांकि हमने इसमें देखा है तो इसमें हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़े हैं, काफ़ी डिटेल से हमने उसको देखा है। तो आपको जैसा भी लगता है आप बता सकते हैं।